नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जल्दी से जल्दी आप सभी आ जाइए और जुड़ जाइए और क्लास को अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा कि क्लास की शुरुआत हो चुकी है। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस को कवर करता है आपकी नीट के पेपर में। आपका जो नीट का पेपर होता है, जो आपका एमबीबीएस और बीडीएस के लिए कंडक्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, आप सभी को पता होगा तो नीट, ठीक है, जिसे पहले एआईपीएमटी कहा जाता है था, पीएमटी का नाम दिया गया था पहले, लेकिन अब नीट बोला जाता है। तो ये जो आपका एग्जाम है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही, इसमें कोई वो नहीं है। पहले थोड़ा सा टॉपिक कवर करेंगे कि आपको टॉपिक पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक देखिए ये आपका वनडे एग्जाम की तरह नहीं है, ये आपका नीट का एग्जाम है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट होना, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। चीजें कहाँ से आई हैं, चीजें कैसे बनी है आगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। राहुल कुमार यादव, अजीत कुमार, रेम्बो स्टाइल, बहुत बड़ा नाम है बेटा, प्रभा कोरिया, सभी को गुड आफ्टरनून। अमित कुमार, अमन एके, चलिए बहुत बढ़िया। शिवानी, प्रतीक, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी आ जाइए। और सभी पुराने बच्चे कहां पर है, ठीक है, वो नहीं दिखाई दे रहे, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो विकार है और क्या है, डिसऑर्डर है। विकार और डिसऑर्डर, जिसको हम इंग्लिश में डिसऑर्डर और हिंदी में विकार कहते हैं। विकार मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। डिसऑर्डर है कुछ ना कुछ रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर हुई है। तो आपके विकारों को, विकार को हम दो भागों में बांटते हैं। एक विकार को बोलते हैं मेंडेलियन विकार और मेंडेलियन डिसऑर्डर। एक विकार को बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन, मेंडल तो सभी को पता है ना, तो इस विकार को नाम दे दिया मेंडेलियन। अब मैं आपको बताऊंगी इस विकार को मेंडेलियन नाम क्यों दिया, इस विकार को मेंडेलियन नाम, इसका विकार कैसे पड़ा भाई, इसको क्यों मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला गया, ये बात भी करेंगे। उससे पहले जरा दूसरी कैटेगरी में भी बांट देते हैं, इसको मेंडेलियन और दूसरे वाले को नॉन मेंडेलियन बोला जाता है। ये तो लिख ही लेंगे आगे आप, नॉन मेंडेलियन बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है गैर मेंडेलियन विकार, ठीक है बच्चा। और इसका एक और नाम है, इसका नाम है क्रोमोजोमल विकार। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल विकार बोला जाता है। नोट कर लेना, छोटी राइटिंग तो नहीं लग रही ना, बेहतरीन से दिखाई तो दे रहा है आप सभी को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये बता दो। अच्छा से दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए नमस्ते जीतू कुमार, ममता चौरसिया, बहुत बढ़िया, नीरज कुमार, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी आ जाइए। अब विकार और डिसऑर्डर होते क्या है। डिसऑर्डर मतलब कोई भी चेंज, हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा अननेचुरल चेंज हो गया, बदलाव हो गया, जिसको कहते हैं डिसऑर्डर। जैसे बुखार आ गया तो हम बोलते हैं हमारे में हमें डिजीज हो गई है, हमें कोल्ड हो गया है, बुखार हो गया, या फिर ठंड लग गई है, कोई भी और जो भी डिसीज आपको अपना दिमाग में आ रही है उस डिसीज को सोच लीजिए, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और मेंडेलियन विकार क्या होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर और विकार वो विकार होते हैं जिसमें एकल जीन पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जब एक जीन अफेक्ट होती है, क्या बोल रहा हूं, एक जीन क्या होती है, जीन आपका लक्षण और कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। जीन क्या करती है, जीन का काम क्या होता है, जीन आप में कोई गुण और लक्षण को निर्धारित करती है। क्या करती है, किसी लक्षण और कैरेक्टर को निर्धारित करती है। कौन, जीन क्या करती है,
किसी कैरेक्टर और किसी लक्षण को निर्धारित करती है। आप बोलेंगे मैम कैसे? अगर आप समझना है, जैसे जीन आपके त्वचा के रंग को निर्धारित करती है, आपके स्किन के कलर को देती है। किसको? स्किन के कलर को देती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्किन कलर देती है ये लक्षण और कैरेक्टर है, और इसकी जीन है कौन सी? स्किन के कलर की जीन है जो आप में रंग को निर्धारित करती है और रंग वाला लक्षण देती है कि आप में मेलानिन ज्यादा बनेगा। अगर मेलानिन पिगमेंट, ये क्या है? मेलानिन पिगमेंट होता है जो आपके शरीर में आपका कलर निर्धारित करता है। जो ऐसा आपको मेरा रंग दिखाई दे रहा है फिलहाल, ये किसकी वजह से है? इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। तो मेलानिन ज्यादा बनेगा, मेलानिन कम बनेगा, ये कौन निर्धारित करेगा? ये आपकी ये जीन निर्धारित करेगी। तो जब ये जीन निर्धारित करेगी मेलानिन ज्यादा बनेगा तो त्वचा का रंग कैसा होगा? थोड़ा सा सांवला होगा। अगर बहुत ज्यादा मेलानिन होगा तो थोड़ा सा काला भी होगा, डार्क कलर भी होगा। अगर कम होगा तो गोरा होगा इंसान, अगर मेलानिन कम होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये जीन का काम होता है। मैंने बोला जब आपकी इस जीन में कुछ विकार हो जाएगा, कुछ उत्परिवर्तन हो गया, कुछ चेंज हो गया, तो इस डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला जाता है। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, जिसमें एकल जीन पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें एकल जीन पर प्रभाव पड़ता है उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। लिखेंगे यहाँ पर प्रभाव पड़ता है उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। आगे आप भरेंगे यहाँ पर, ठीक है, मेंडेलियन यही लिखना है आपने, मेंडेलियन डिसऑर्डर और विकार कहा जाता है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सिंगल जीन बिकम इफेक्टिव। इंग्लिश में लिखेंगे जब सिंगल जीन, सिर्फ एक जीन एक गुण को निर्धारित करती है। याद रखिएगा, एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करती है, एक नॉर्मल बात जब हम करते हैं। लेकिन आगे और भी एक्सेप्शन है जिसमें एक जीन एक से ज्यादा लक्षण को निर्धारित करती है। ऐसी जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है, ये अलग केस है। फिलहाल हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करती है। तो आपकी जब एक जीन में सिंगल जीन बिकम अफेक्टेड, जब सिंगल जीन में अफेक्ट पड़ जाता है, कुछ डिफेक्ट हो गया, अफेक्ट हो गई, प्रभाव पड़ गया, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई पर प्रभाव पड़ता है, उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर। और यहां पर प्रभाव के साथ लिख लीजिए जब इसमें उत्परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन भी लिख लीजिए बीच में, प्रभाव पे डैश डाल के लिख लीजिए, उत्परिवर्तन भी ऐड कर लीजिए। अच्छा, मतलब डेफिनेशन और एप्रोप्रिएट हो जाएगी। तो सिंगल जीन बिकम अफेक्टेड और म्यूटेटेड लिख लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? म्यूटेटेड, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो इसको कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। सिंगल जीन बिकम अफेक्टेड और म्यूटेटेड, दिस इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसको क्या कहा जाएगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाएगा, लिख लीजिएगा। और इसको ऑल्सो कॉल्ड एज जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर, मतलब जीन से संबंधित रोग है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये जीन रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, जीन संबंधित विकार होते हैं, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। और हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा कि जीन संबंधित विकार होते हैं आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी कि जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो जीन संबंधित रोग है। जब आपकी जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, ऐसे रोगों को मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहा गया? मेंडल कौन थे? मेंडल को आप आनुवंशिकी का जनक भी बोलते हैं और फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्यों इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा गया, ये भी हम पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इसको मिटा दो जीन वाले को, नेक्स्ट पॉइंट डालिए यहीं पर, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख रही हूँ कि इसको मेंडल डिसऑर्डर क्यों कहा गया।
इसको मेंडल डिसऑर्डर इसलिए कहा गया क्योंकि मेंडल ने जिस प्रकार वंशागति के नियम दिए थे, मेंडल ने जिस प्रकार आपके वंशागति के नियम दिए थे उसी प्रकार ये रोग होता है। कहने का मतलब उन्होंने जो वंशागति के मेंडल, ये जो रोग है, आप ऐसे लिखिए, ये जो रोग है, ये जो विकार है, ये मेंडल के लॉज को, ये मेंडल के लॉज को और नियम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि ये मेंडल की बातों को मानते हैं। मेंडल ने जो बात कही, मेंडल ने जो नियम कहे, उन बातों को ये विकार मानते हैं। आप बोलेंगे कैसे मानते हैं, आप पहले यहां पर ये लिखिए कि जो इसने वंशागति के नियम दिए, जो नियम थे वो किसके ऊपर थे, वंशागति के जो नियम दिए थे आपके मेंडल ने उस पर थे। इस मेंडल के लॉज और वंशागति के नियम के आधार पे क्या बात कही गई है, बात ये कही गई है कि जो आपके जनक में एलील होती हैं, जो आपके दोनों जनक में जो जीन्स होती हैं उसका एक एक पेयर, एक कारक यहां से एक कारक यहां से। देखिए जो मेंडल ने आपको कहा, अगर मैं यहां पर ए लेती हूं, एक जनक का मतलब ये फीमेल है और आपकी जो मेल है उसमें स्मॉल है, ये क्या है, समयुग्मजी। क्या है ये, समयुग्मजी प्रभावी जीन है। लिख लेंगे यहां पर, ये क्या दिखा रही हूं मैं, होमोजाइगस डोमिनेंट पर्सन है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंसान है। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समयुग्मजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समयुग्मजी प्रभावी जीन है ये। ठीक है बेटा, और ये कौन सी है, ये भी समयुग्मजी है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्यों बोला, क्योंकि सेम एलील है ना। आपके जाइगोट में युग्मज मतलब होता है, युग्मज मतलब होता है जाइगोट। तो आपका जो जाइगोट है, देखिए जाइगोट क्यों बोला है तो जो जाइगोट क्यों बोला है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड होते हैं, जाइगोट द्विगुणित और डिप्लॉयड होते हैं, इसीलिए इनको हम होमोजाइगस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए हम इसको जाइगस टर्म देते हैं। जाइगस शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो जाइगस होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है और द्विगुणित, और आपके जो जनक होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, वो भी डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इसीलिए हमने जो सेल है इसको बोल दिया कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि एक जीन जो दो फॉर्म, एक जीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती। यही मेंडल ने कहा था कि एक जीन के दो कारक होते हैं जिनको एलील बोला गया, बाद में जिनको जॉनसन ने क्या बोल दिया गया, एलील बोल दिया। तो ये जो आपके दो एलील हैं, ठीक है, ये किस रूप में, सामान्य रूप में, दोनों ही कैपिटल हैं, दोनों के ही जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे वो दोनों समान एलील है, इस बात को याद रखना। और ये भी समान एलील है, इसीलिए इसको भी क्या बोल दूंगी, होमोजाइगस, और हिंदी में समयुग्मजी बोल दूंगी। और कैसी है, पर ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। क्या बोला जाता है इसे, रिसेसिव, और हिंदी में अप्रभावी बोला जाता है और रिसेसिव बोला जाता है। रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को जो एक्सप्रेस नहीं करता, डोमिनेंट जब आ जाता है, मैं रिसेसिव हूं, अप्रभावी हूं। जैसा ही कोई डोमिनेंट व्यक्ति आया मेरे पास, जो डोमिनेंट है, बलशाली है, मुझसे डोमिनेंट है भाई, वैसे ही मैं क्या हो जाऊंगी, रिसेसिव हो जाऊंगी। इस बात को ध्यान रखना, अप्रभावी, इतनी बात को ध्यान रखना। ये बात आपकी कही थी कि ये जो बातें मैं आप कह रही हूं ये आपके मेंडल लॉज की बातें हैं। तो ये जो विकार हम पढ़ते हैं ये मेंडल लॉ को फॉलो करते हैं। किस प्रकार, अब यहाँ पर जो आपकी संतति बनेगी, यहाँ पर जो संतति बनेगी उसमें एक कैपिटल ए होगा, एक स्मॉल ए होगा। तो आपके मेंडल साहब ने ये कहा कि ये जो दो कारक होते हैं, इसमें से जो एक कारक होता है, इसमें से जो एक कारक होता है वो दूसरे कारक की अभिव्यक्ति को क्या करता है, छुपाता है। क्या करता है, अभिव्यक्ति को दबा देता है, छुपा देता है। लिख लीजिए, एक कारक, या हिंदी में आप कारक को अलील भी बोलते हैं। एक कारक और एलील दूसरे, एक कारक और एक एलील दूसरे कारक और एलील की, दूसरे कारक और एलील की, यहाँ लिख लीजिए एलील, दूसरे कारक की अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति को
दबा देते हैं, अभिव्यक्ति को दबा देते हैं, लिख लेना, दबा देते हैं, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको जो दूसरे कारक की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं, ठीक है, तो दूसरे कारक की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं, उसे डोमिनेंट और प्रभावी कहते हैं, और जो दब जाते हैं उसे रिसेसिव कहते हैं। तो बोला कि ये जो रोग है, ये जो विकार है, ये आपके मेंडल के लॉज को फॉलो करते हैं। ये मेंडल के, अब आपको जब मैं रोग बताऊंगी ना, जब हम रोगों को एक्सप्लेन करेंगे, जब हम विकारों के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें आपका ये मेंडल के लॉज फॉलो होंगे कि एक विकार मतलब एक कारक दूसरे कारक के ऊपर प्रभावी होता है और दूसरे के लक्षण और अभिव्यक्ति को दबा देता है। ये सारी चीजें हम जब हम विकार और रोगों को अध्ययन करेंगे तब हम इन बातों को वहां पर लागू करेंगे। फिलहाल मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया कि मेंडल ने क्या कहा था। प्रभाविता का नियम आता है यहाँ से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से होती है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की दोनों के दोनों ये जो एलील हैं ये अलग अलग युग्मक और गैमीट में जाते हैं और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, जिसको विन संयोजन का नियम और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। ये बात भी यहाँ पर फॉलो होती है और ये बात आपके विकारों में भी होगी। इस बात को आपने लिख लिया तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आपका ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं कि आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जरा मैं बैक आ जाऊं, पीछे आ जाऊं, तो आपका जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये किस में विकार है? ये गुण सूत्र में, किस में विकार है? गुण सूत्र में होने वाला विकार है। गुण सूत्र में होने वाला विकार है आपका कौन सा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन सा? क्रोमोसोमल और गुण सूत्र विकार, क्रोमोसोमल बोल लीजिए। क्रोमोसोम को बेटा हिंदी में क्रोमोसोम को गुण सूत्र भी बोलते हैं। अगर किसी ने क्रोमोसोम ना पढ़ा हो भाई हिंदी में, तो और क्या टर्म होती है? तो और गुण सूत्र होती है। तो उनको मैं ये भी बता देती हूँ, स्पष्ट रूप से हम चलेंगे, हिंदी इंग्लिश का दोनों रूप से हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और आपको जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा गया है उसी तरीके से आपको आपके मीनिंग मिलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि इंग्लिश में ही करवाया जाएगा, हिंदी में नहीं होगा, हिंदी में करवाया जाएगा, इंग्लिश में नहीं, दोनों में होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। बस ये होगा कि आपको जुड़े रहना है, ठीक है, जुड़े रहना है और समझते रहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज ही अच्छी दिख रही है मतलब आदित्य शुक्ला, ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि मैम आज आप ही आज आप अच्छे लग रहे हैं, मतलब आज ही आप अच्छे लग रहे हैं ना। चलिए ये तो गलत बात है, ठीक है। अच्छा एनडीए का एग्जाम है। अच्छा मैम जी कल मेरा एग्जाम है एनडीए का। अच्छा बेटा आप रात की 8 बजे वाली क्लास जरूर लीजिएगा। दिव्यम कुमार, आपका अगर एनडीए का एग्जाम है तो आप रात की 8 बजे वाली क्लास जरूर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। गुण सूत्र में होने वाले विकार को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल विकार कहा जाता है। जरा इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल लिखिए फटाफट से, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप विकार का नाम लिखिए। एक एक करके सारे सिंड्रोम और विकार को हम पढ़ेंगे, पहले आप नाम लिखिए। डाउन सिंड्रोम पहला, दूसरा लिखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ पर लिख लीजिए। डाउन सिंड्रोम को हिंदी में भी डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। बस इतना विश्वास करते रहिए कि आपको जो बताया जा रहा है वो हिंदी में भी यही है, कि मेरे को बार बार रिपीट करनी ना पड़े ये बात कि आपका मतलब उसमें ये है उसमें ये है, ठीक है। अगर कहीं पर और शब्द आएगा हिंदी में तो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ में। फिलहाल आप ये बात लिख लीजिए, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी में भी इसको क्लिनफेल्टर ही बोलते हैं। उसके बाद आपका एक टर्नर सिंड्रोम भी होता है, एक टर्नर सिंड्रोम भी होता है, इसको भी लिख लीजिए। एक पटाऊ सिंड्रोम भी होता है, इसको भी लिख लीजिए। एडवर्ड सिंड्रोम भी लिख लीजिए। सारे के सारे आपके कौन से सिंड्रोम हैं? जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बात आती है कि मंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से विकार आते हैं और इसके भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए।
इसके भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। सबसे पहला जो आज हम करने वाले हैं, सबसे पहला जो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल, वो है आपका सिक्कल, वो आपका है सॉरी कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले करेंगे, वर्णांधता जिसे बोलते हैं। आज सबसे पहले हम वर्णांधता पढ़ेंगे कि वर्णांधता होती क्या है। देन इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे आज हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सिक्कल सेल एनीमिया। क्या पढ़ेंगे? सिक्कल सेल एनीमिया को हिंदी में आप दात्र कोशिका अरक्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? दात्र कोशिका अरक्ता बोलते हैं। दात्र कोशिका अरक्ता बोलते हैं, लिख लीजिएगा, अरक्ता बोलते हैं। दात्र कोशिका अरक्ता, जिसको इंग्लिश में सिक्कल सेल एनीमिया बोला जाता है। सिक्कल सेल एनीमिया बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेंगे, सिक्कल सेल एनीमिया बोला जाता है। और एग्जाम्पल लिखिए। और इसमें आप पढ़ेंगे हीमोफीलिया, और इसमें पढ़ेंगे हीमोफीलिया, जो कल एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको। इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे जो मैं बातें कर चुकी हूँ आपसे, तो मैं जल्दी से इस डिजीज को कवर करूंगी क्योंकि कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अलावा और जो रोग है आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है, एक है फिनाइल कीटोनूरिया। कौन सा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी आप हिंदी में भी इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया ही बोलते हैं। इसके अलावा लिख लीजिए फाइब्रोसिस भी होता है। फिनाइल कीटोन फाइब्रोसिस लिख लीजिए, फाइब्रोसिस लिख लीजिए। ठीक है, थैलेसीमिया भी इसी में आता है, थैलेसीमिया भी लिख लीजिए, थैलेसीमिया भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इन सभी को आप लिख लीजिए, थैलेसीमिया भी लिख लीजिए, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया लिख लीजिए आप सभी इन बातों को। उसके बाद नेक्स्ट हम सबसे पहला जो अपना डिजीज रोग करने वाले हैं आज, वो इन दो रोगों को आज हमें कंप्लीट करना है। दात्र कोशिका अरक्ता, सिक्कल सेल एनीमिया, और हमारा वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। तो फटाफट से आ जाइए आप किसके ऊपर? कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर आ जाइए कि कलर ब्लाइंडनेस और वर्णांधता क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस से ही समझ में आ गया होगा, रंग का अंधापन। सरल भाषा में बोला जाए तो रंग का अंधापन, रंग का अंधापन। अंधापन ये नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ रंग में अंधापन है। आप रंगों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, आप रंगों में अंतर नहीं निकाल पाते हो, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। और हिंदी में हम इसको वर्णांधता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णांधता भी बोला जाता है। वर्णांधता में क्या होता है बेटा? वर्णांधता में जो लाल और हरा रंग है, आपका जो लाल रंग होता है ना और हरा रंग होता है, ये बोर्ड, अब जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा ना, ये बोर्ड आपको हरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जिसको वर्णांधता रोग होगा, वर्णांधता विकार होगा, उसको ये लाल कलर कैसा दिखाई देगा? उसको ये लाल कलर ना रेड कलर का दिखाई देगा, ऐसे रेड दिखाई देगा, मतलब लाल दिखाई देगा। ठीक है, मतलब वो ना लाल और हरे रंग में ना अंतर नहीं बता सकता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस रोग। अब आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न ये उठेगा, बेटा दोनों में लिखती हूं और बराबर लिखा जाता है, चाहिए, और दोनों में लिखती हूं और बराबर लिखा जाता है, बिल्कुल हो जाएगी बेटा टीसिंग। थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है। ओके मुनीता मीना, देख लेंगे, बिल्कुल रुक रुक के आ रही है। ओके बेटा, इसको भी देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी देखते हैं क्या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी और किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है? वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? रुक रुक के आ रही है, अभी भी दिक्कत है क्या? चलिए चलिए, कोई नहीं, देख लिया जाएगा बेटा। देखिए इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं बेटा, हिंदी वाले बच्चे भी हैं, श्रवण कुमार, तो दोनों को देख के ही किया जाएगा। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होती है, माइक तो एकदम बढ़िया है, रोबोट की तरह आ रही है, मतलब आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा। हाँ? अब सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से बताइए। अभी भी कोई दिक्कत है? राम राम सूरज कुशवाहा, फटाफट से बताइए।
अमित कुमार, आवाज आई अब? कोई दिक्कत तो नहीं है अब? फटाफट से बताओ बेटा, वॉइस प्रॉब्लम है, फटाफट से बताइए। अभी भी है बेटा, क्वेश्चन भी बताया जाएगा, पहले थ्योरी तो कर लो। एक बार देखते हैं, एक बार प्रॉब्लम देख के आते हैं क्या। एक बार वॉइस को चेक किया जा रहा है, तो चिंता मत कीजिए, अब क्लियर है। देखना सर, मतलब रुक रुक के आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अब सही हो गया है प्रॉब्लम, किसी को हो रही है किसी को नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ा सा आवाज वगैरह अपनी वॉल्यूम चेक करिए। बाकी यहाँ कलर ब्लाइंडनेस और वर्णांधता, लाल और हरे रंग में भेद पता नहीं चलता। इस रोग को बोला जाता है रेड। एक तो रेड कलर होता है, रेड और हरा, ग्रीन कलर, और एक ब्लू कलर भी होता है। इन सभी की वर्णांधता और रंग के अंधापन को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इतनी बात को ध्यान रखना, रेड और ग्रीन और ब्लू कलर, ये 3 कलर की कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये 3 कलर की कलर ब्लाइंडनेस होती है। जिगजैग जैसी। चलिए गनगने की बेटा, अब ठीक है, ज्योति यादव बोल रहे हैं, अब ठीक है। आप अपनी वॉइस को चेक करिए, रिफ्रेश करिए अपने पेज को, ठीक है, रिफ्रेश करिए अपने पेज को एक बार। चलिए आ जाइए, फटाफट से आ जाओ भाई, सभी आ जाओ। चलिए अब यहाँ पर आज ही स्टार्ट कर दें। आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस रोग किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, कलर ब्लाइंडनेस रोग कहाँ पर होता है, क्यों होता है और किस वजह से होता है। तो आपका जो कलर ब्लाइंडनेस की जीन, मतलब सबसे पहले तो जो कलर आपके रंग को निर्धारित करती है, जो रंग को निर्धारित करती है, वो वाली जीन, जो कलर रंग को निर्धारित करती है, वो वाली जीन आपके एक्स क्रोमोसोम पे होती है। आप सभी को पता है, छोटी सी बात, कि स्त्री में जो लड़कियां हैं, मतलब लड़के और लड़कियों का लिंग कौन से गुणसूत्र निर्धारित करते हैं। लड़कियों में एक्स क्रोमोसोम, लड़कों में XY क्रोमोसोम। कौन से XY? तो आपकी जो फीमेल है, मतलब जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है, जो आपका एक्स लिंग गुण सूत्र है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम है और एक्स लिंग गुण सूत्र है, उसके ऊपर आपकी कलर की जीन होती है। क्या होती है? कलर की जीन होती है। दोबारा से एक बार बना रही, कलर की जीन होती है कौन सी? आपके यहाँ पर क्या है? कलर की जीन है। किसकी जीन है? कलर की। अब यहाँ पर इस जीन में क्या हुआ? कुछ उत्परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? कुछ उत्परिवर्तन हो गया, और जिसको बोला जाता है आपका म्यूटेशन हो गया, कुछ बदलाव हो गया। तो क्या हुआ? अब इस एक्स क्रोमोसोम में ये जो कलर की जीन है, अब किस में परिवर्तित हो चुकी है? कलर ब्लाइंडनेस की जीन में परिवर्तित हो चुकी है, जिसको सी से दिखा दिया। जिसको किससे दिखा दिया? सी से दिखा दिया। इस बात को ध्यान रखना कि आपकी जो कलर को निर्धारित करती है आप में, उस जीन में कुछ बदलाव हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गई, उत्परिवर्तन हो गया, और वो किस में बदल गई? कलर ब्लाइंडनेस की जीन में परिवर्तित हो गई, जो डिफेक्टिव जीन है। कैसी जीन है आपकी? ये जीन कैसी है आपकी? डिफेक्टिव जीन है। कैसी जीन है? डिफेक्टिव जीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसी जीन है? डिफेक्टिव जीन है। तो आपके ऐसे रोग को जिसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन विद्यमान है, ऐसे रोग को एक्स लिंक्ड और ऊपर से ये रिसेसिव जीन है। ये जीन कैसी है? जो आपके कलर को निर्धारित करती है। ये अप्रभावी जीन है। कैसी जीन है? अप्रभावी जीन है, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है
रिसेसिव जीन है। कैसी जीन है? रिसेसिव जीन है और अप्रभावी जीन है, इसीलिए इस रोग को बोला जाता है, ये रोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप बोल रहे थे ना मैम क्वेश्चन बताइए, तो अपने क्वेश्चन फर्स्ट को यहाँ से नोट कर लेना कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है, कैसा रोग है, अपनी कॉपी में लिख लेना कैसा रोग है क्वेश्चन मार्क डाल के, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, यह एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और हिंदी में भी लिख लीजिए लिंग सहलगन, हिंदी में भी लिख लीजिए लिंग सहलगन, लिंग सहलगन अप्रभावी रोग है। कैसा रोग है? लिंग सहलगन अप्रभावी रोग है और आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, जिसको पता है वो बहुत ही बढ़िया, कि एक्स तो समझ में आ गया हमें, देखिए हमें एक्स तो क्लियर हो गया कि एक्स के ऊपर जीन है इसीलिए एक्स बोला। ये लिंक्ड मतलब क्या होता है, ये सहलगन मतलब क्या होता है, तो ये जो लिंक्ड शब्द है ये सबसे पहले मोर्गान ने प्रयोग किया था। इस सहलगन शब्द को सबसे पहले मोर्गान जो साइंटिस्ट है, मोर्गान जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रयोग किया था। किसने किया था? मोर्गान जो वैज्ञानिक है उन्होंने प्रयोग किया था। ये जो मोर्गान वैज्ञानिक है, ये जो मोर्गान वैज्ञानिक है, इनका नाम है मोर्गन, ठीक है, क्या नाम है? मोर्गन। तो आपके जो मोर्गन वैज्ञानिक है इन्होंने सबसे पहले ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था। जब ये ड्रोसोफिला के ऊपर काम, इन्होंने किसके ऊपर काम कर रहे थे? ये ड्रोसोफिला के ऊपर। तो जब ये ड्रोसोफिला का अगर नाम देखा जाए तो नाम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इसका कॉमन नाम फ्रूट फ्लाई भी है और उसका पूरा नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है। क्या है? दोबारा से लिखेंगे स्पेलिंग को, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर आप बोलते हैं, मेलेनोगास्टर, ठीक है बेटा। ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है। ये जब फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम कर रहे थे ना, तो इन्होंने देखा कि एक क्रोमोसोम के ऊपर ही, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर ही 2 जीन विद्यमान है। इन्होंने देखा कि जो ड्रोसोफिला की क्रोमोसोम था, इसके ऊपर 2 जीन विद्यमान है, जो दोनों की दोनों आई के रंग को, आई के कलर को निर्धारित करती है। बस एक प्रभावी जीन है जिसको W+ से दिखाया और एक अप्रभावी जीन है जिसको W से दिखाया। तो ऐसी जीन जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर विद्यमान होती है उसको सहलगन और लिंक्ड जीन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐसी जीन को लिंक्ड जीन्स बोला जाता है, क्योंकि ये आपस में क्या है? लिंक्ड है। क्यों लिंक्ड है? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो आपस में इंटरेक्शन कर सकती है, आपस में वार्तालाप कर सकती है, क्योंकि जुड़ी हुई है ना एक ही क्रोमोसोम के ऊपर और साथ साथ है, तो आपस में बातचीत हो सकती है इनकी, बिल्कुल हो सकती है। तो वैसे ही यहाँ पर लिंक्ड का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि आपकी जीन इस क्रोमोसोम के साथ सिंपली, मतलब उसने लिंक्ड का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है, इसके किससे? एक्स गुण सूत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड और लिंग सहलगन जीन बोल दिया। हिंदी में लिंक्ड को सहलगन बोला जाता है। इसका सिंपली मतलब यही है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर विद्यमान है ये वाली जीन, इसीलिए इसको लिंक्ड जीन और सहलगन जीन बोल दिया। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कई जगह आपको ये शब्द मिलेगा जब आप नीट की तैयारी करते हो, क्वेश्चंस करते हो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको बहुत जगह ये शब्द मिलेगा, ऑटोसोमल लिंक्ड जीन, एक्स लिंक्ड जीन, इन शब्द का प्रयोग मिलेगा। फिर आगे लिखा हुआ है अप्रभावी जीन। अब यहाँ पर लगता है मेंडल का लॉ कि जो रिसेसिव जीन होती है ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करती है जब इसका जोड़ीदार इसके साथ आता है। डोमिनेंस वाली एलील के साथ जब ये विद्यमान होती है तो इसके कैरेक्टर को, इसके लक्षण को छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मृत्युंजय पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ आपको? मैराथन की पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको मैराथन की पीडीएफ नहीं मिली, जाके एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप में चेक कीजिए, वहां पर सारी पीडीएफ अपलोड है आपकी मैराथन क्लास की, जो मैराथन हुई थी उसकी पीडीएफ अपलोड है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, फिलहाल इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मुनीता मीना, मृत्युंजय कुमार, लक्ष्मी,
इसकी पीडीएफ चाहिए क्या आपको? ये तो आप जो मैं चीजें लिखती हूँ बेटा, ये तो आप लिख सकते हैं ना कॉपी में। इसका पीडीएफ का क्या करेंगे? तो हमेशा आपके पास वीडियो रहेगी आपके यूट्यूब पे, इसको कौन आपसे दूर ले जाएगा? जब भी मन करे खोल के लिख लो, जब भी मन करे आपके पास रहेगी, सब कुछ आपके पास है, बोला हुआ आपके पास है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मतलब हम बाद में छुपा देंगे कि आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें तो पीडीएफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, या इसमें भी आपको पीडीएफ की जरूरत है। मैराथन की क्लास, क्योंकि वहां पर मैंने आंसर बड़े बड़े से लिखे थे, वो आपके सब्जेक्टिव के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, इसलिए मैंने उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी थी। फिलहाल इसमें लिखे हुए के लिए तो कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए फटाफट से, किसी को डाउट है अभी तक लिंक्ड, किसी को भी अभी तक किसी प्रकार का मन में प्रश्न उठ रहा हो तो फटाफट से पूछ लो, क्योंकि अभी मैं कमेंट देख रही हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी तो कमेंट नहीं देखूंगी, ठीक है। मतलब जब आप बोलेंगे ना तो उस वक्त नहीं देख पाऊंगी, तो आप अभी बता दीजिए कि किसी को कोई दिक्कत हो तो। चलिए फटाफट से बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाए। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। चलिए, आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस है, हमने देखा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है। कैसी जीन है? लिंग सहलगन, यहां पर लिख लीजिए लिंग, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंग सहलगन अप्रभावी जीन है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे इसकी क्रॉस की इसका मतलब क्या है, ठीक है बेटा। आपका इसका मतलब ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब को समझेंगे अप्रभावी जीन का। अब ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, दो केसेस हो सकते हैं। आपके दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, किसमें? फीमेल में, और आपका सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में, और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है बेटा। जब आपके दो एक्स क्रोमोसोम हैं और जब एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपकी कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, जो आपकी वर्णांधता करती है, उसकी जीन सिर्फ एक क्रोमोसोम के ऊपर है। किसके ऊपर? एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसे कैरियर बोला जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को और ऐसे जीव को क्या बोला जाएगा? कैरियर। मान लीजिए मैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर हूं, मतलब मेरे में दो एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस की और वर्णांधता की जीन विद्यमान है। इसका मतलब मैं क्या हूं? कैरियर हूं। जो कैरियर होते हैं ना, वो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, अगर वो रिसेसिव जीन है। कैसी जीन है ये? अब यहाँ पर बात आती है अप्रभावी, और मेंडल के लॉज फॉलो होते हैं, क्योंकि ये अप्रभावी जीन है। अप्रभावी मतलब सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और ये अप्रभावी और रिसेसिव जीन है। अगर इसको कलर ब्लाइंडनेस करनी है, अगर इस व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस होनी है, तो इसके जोड़ीदार में भी क्या होनी चाहिए थी? इसके जोड़ीदार में भी सी होना चाहिए था, तभी ये व्यक्ति कैसा आता? कलर ब्लाइंडनेस आता। मगर अगर कहने का मतलब, अगर इसके दोनों क्रोमोसोम में सीसी होता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस की जीन होती, तो ये व्यक्ति कैसा होता? कलर ब्लाइंड होता। कैसा ये व्यक्ति होता? इसको वर्णांधता और कलर ब्लाइंड होता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है बच्चा। क्या होता? कलर ब्लाइंड होता, उसको क्या होता? वर्णांधता होती। अगर इसके दोनों क्रोमोसोम के ऊपर सी की जीन है और कलर ब्लाइंडनेस की जीन है। अगर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सी की जीन है और एक पे नहीं है, तो इसको कैरियर बोला जाएगा, और ये व्यक्ति कैसा होगा? नॉर्मल और हेल्थी होगा, सामान्य होगा, जैसे हम होंगे, ठीक है, सामान्य होगा और हेल्थी व्यक्ति होगा। इसमें ये रोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी इसमें दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है, जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम विद्यमान है, जिसके ऊपर सी जीन नहीं है, उसमें नॉर्मल सीक्वेंस है, उसमें नॉर्मल कलर वाली जीन है, और वो कैसी जीन है? प्रभावी जीन है। तो आपका ये जो एक्स वाला होगा, वो इस सी वाले को क्या कर देगा? इस सी वाले को दबा देगा, और कैसा रंग देगा? नॉर्मल कलर देगा। समझ रहे हैं? आपका ये जो एक्स सी और एक्स है, इसमें ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर तो नॉर्मल जीन है ना, ये तो इसमें तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो ये क्या करेगा? इस वाले क्रोमोसोम के कैरेक्टर को, लक्षण को क्या कर देगा? दबा देगा। कहने का मतलब जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल। लेकिन जो ये वाला व्यक्ति होगा, इसमें तो दोनों के दोनों जोड़ीदार आ गए, मतलब रिसेसिव था, रिसेसिव को साथ वाला चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये रोग कैसा हो गया? कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अगर मैं मेल में देखूं, अगर मेल में XCY होता, अगर मेल में
XCY होता, और आपको पता है यहाँ पर सिर्फ एक X क्रोमोसोम है, Y के ऊपर ये जो Y क्रोमोसोम है इसके ऊपर कलर की जीन या कलर ब्लाइंडनेस की जीन नहीं पाई जाती। कलर ब्लाइंडनेस की जीन जो होती है, वर्णांधता की जो जीन होती है नहीं पाई जाती, इस बात को ध्यान रखना, नहीं पाई जाती, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, सी जीन है, मतलब ये तो अकेला है ना, मतलब ये तो अकेला ही है, और इसके ऊपर सी की जीन है, इसको दबाने वाला कोई नहीं है, इसको दबाने वाला, इसको हाइड करने वाला, इसको दबाने वाला, हाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपना कैरेक्टर, अपना लक्षण देगी। तो ये जो मेल होगा वो कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा। कैसा व्यक्ति होगा, कलर ब्लाइंड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल फीमेल कैरियर बनाओ तो जीनोटाइप क्या होगा, अगर मैं बोलूं नॉर्मल फीमेल है और कैरियर है तो जीनोटाइप कैसा होगा, XCX। अगर मैं बोलूं कि आपका अफेक्टेड मेल है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि अफेक्टेड मेल जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसका जीनोटाइप दर्शाओ, तो कैसा दर्शाओगे, XCY। XCY क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपकी जो XC है वो अकेला है तो इसको छुपाने वाला, दबाने वाला कोई नहीं है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैम, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है बेटा कि मैम जी हमें पता है कि फीमेल ऑलवेज कैरियर, क्या ये सही है या गलत है। आपने क्वेश्चन को ज़रा रीफ्रेम कीजिए, दोबारा से पूछिए अच्छी तरीके से, क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा। मैम जी हमें पता है कि फीमेल ऑलवेज कैरियर, क्या ये बेटा क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया। जो फीमेल होती है, फीमेल कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है बेटा, वो तो निर्भर करता है कि उसमें म्यूटेशन हुई है, एक एक्स क्रोमोसोम में हुई है या दोनों एक्स क्रोमोसोम में हुई है। अगर दोनों में होगी तो फिर तो वो अफेक्टेड कलर ब्लाइंड होगी, अगर एक में होगी तो फिर वो सिर्फ कैरियर होगी, क्योंकि एक में कलर ब्लाइंडनेस की जीन है। बात समझ रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम पर्या, चलिए बहुत बड़ा धन्यवाद। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए बात समझ में आई। अब क्रॉस करते हैं, क्योंकि क्रॉस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको एक क्रॉस देती हूँ जिसमें कलर, एक क्रॉस देती हूँ जिसमें नॉर्मल वुमेन है, नॉर्मल वुमेन की क्रॉस देती हूँ। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले आप सभी को ना मेरे को जीनोटाइप बताना है। सबसे पहले आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जीनोटाइप लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नॉर्मल वुमेन लिखा है, क्या लिखा है, नॉर्मल वुमेन, और इसका किसके साथ क्रॉस करवा दिया, किसके साथ इसका रिप्रोडक्शन करवा दिया, एक कलर ब्लाइंड मैन के साथ। मैं हिंदी में भी लिखूंगी, चिंता नहीं करना है, कलर ब्लाइंड मैन के साथ, इसकी चिंता नहीं करना है। नॉर्मल मतलब सामान्य, ये तो इतनी हिंदी तो आपको पता ही होगा, सामान्य, स्त्री लिख लीजिए या नारी, जो भी आप बोलते हैं आपको पसंद है, स्त्री और नारी, और वर्णांधता वाले नर में के बीच में क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। तो इसका जीनोटाइप बताइए। नहीं बेटा, आपकी मैराथन कल होगी, जरा एक बार चेक करिएगा। इवेंट कल का बनाया, आज का नहीं था। कल मैंने गलती से आज की डेट बोल दी थी, वो कल होगा आपका संडे को। संडे को समय मिलता है ना, वरना आज की क्लास तो फिर आप रेगुलर लेते 2 बजे वाली भी, फिर आपको 3 बजे वाली भी लेनी होती, 5 बजे वाली भी। तो मैंने सोचा कि बच्चों का बहुत ज़्यादा शेड्यूल टाइट हो जाएगा, इसलिए संडे को रखते हैं, क्योंकि संडे को और क्लासेस नहीं होती हैं आपकी, फिर संडे को मैराथन ही करेंगे। तो कल है आपकी मैराथन, आपको इवेंट मिल जाएगा, कम्युनिटी पे भी शेयर हो चुका है और आपका इवेंट भी बन चुका है, तो आप जाके वहां देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कनरम चौधरी बेटा, ये मुझे नहीं पता। बाकी आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर आप किसी में दिलचस्पी रखते हो, अभी पढ़ रहे हो तो फिर पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं यहाँ पर, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ मजा आता है जब वो आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर करिए। अमित कुमार, मुनीता मीना, नीलम राजक नहीं दिख रही है, कई दिनों से एब्सेंट है शायद। उसके बाद नेहा कुमारी, और बच्चे का है श्रवण कुमार, निर्मल देवी। चलिए श्रवण कुमार को भाई बहुत गुस्सा आ रहा है। चलिए
कोई बात नहीं बेटा, चलिए फटाफट से आंसर करिए। क्या नॉर्मल वुमेन का क्या जीनोटाइप होगा? फिनोटाइप तो मैंने लिख दिया है। ये क्या होता है? फिनोटाइप, जो आपको दिखता है, जो आपको दिखता है, जो रूप होता है, मतलब जो आपको दिखेगा वो फिनोटाइप होता है। लेकिन जीन में जो जीन्स विद्यमान होती है वो जीनोटाइप होता है। ठीक है, यही होता है ना। चलिए फटाफट से हंसराज नागर। नहीं नहीं, ये नहीं पूछा मैंने प्रोजेनी कैसे होगी वनीता में ना, मैंने पूछा है कि इसका जीनोटाइप लिख के बताइए मुझे, इसको जीनोटाइप कैसा लिखा जाएगा। किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है तो मैं ही दे दूंगी। किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, प्रदीप कुमार भी नहीं आज। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करिए, क्या आंसर हो जाएगा? चलिए चलिए यहाँ पर देखिए, नॉर्मल वुमेन है, ठीक है, नॉर्मल वुमेन का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स और एक्स, क्योंकि नॉर्मल की बात की है ना, वरना कैरियर होता तो अलग होता। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब आपका कलर ब्लाइंडनेस का कैसा होगा? एक्स सी होगा और वाई होगा। इसका जीनोटाइप कैसे दिखाएंगे? एक्स सी वाई क्या होगा? कलर ब्लाइंड मैन होगा। अब जरा इसकी क्रॉस करके दिखाएंगे, क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस तो आप सभी को आती ही है, कई बार हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके बारे में। तो एक्स सी और यहाँ पर वाई, अब क्या करेंगे? इसकी क्रॉस करेंगे। तो जरा क्रॉस करके दिखाइए। यहाँ पर रखिए किसको? मेल को रखिए, और नीचे रखिए किसको? फीमेल को। तो मैं पुनीत स्क्वायर से बना रही हूँ, अगर आप ऐसे बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, ऐसे बना लीजिए। कुछ कुछ बच्चों के लिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ, एक्स सी वाई। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखिए मेल का इस तरीके से बना देते हैं ना, तो एक्स सी एक्स, एक्स वाई, मतलब ये इसके साथ क्रॉस होगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस होगा, ये इसके साथ, फिर ये क्या आएगा? एक्स सी एक्स, ये इसके साथ करिए एक्स वाई। इस प्रकार का क्या आएगा? आपका जीनोटाइप आएगा। तो यहाँ लिख दो जीनोटाइप को, एक्स सी एक्स, आपका एक्स सी एक्स, एक्स वाई। तो आपका ये क्या है? ये कैरियर फीमेल है। कैसी नारी है? कैरियर नारी है, जिसको इंग्लिश में भी कैरियर बोला, क्योंकि इसने सी की जीन को कैरी किया। तो ये क्या है? कैरियर फीमेल है। और कैसी फीमेल होगी? नॉर्मल, क्योंकि इसमें ये फिनोटाइप नहीं आएगा। ठीक है, बस ठीक है, नॉर्मल होगी। और ये क्या है बेटा? ये भी नॉर्मल होगी, है ना। और ये मेल कैसा होगा? ये भी नॉर्मल होगा। और ये मेल कैसा होगा? ये भी नॉर्मल होगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, लिख लीजिए। ठीक है, तो आपकी इस प्रकार जीनोटाइप और इस प्रकार क्या बनेगा? आपका फिनोटाइप बनेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप सभी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस हंसराज रैगर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप सभी का आया है। क्या बात है। ठीक है, ऐसे ही मजा आता है जब आप इक्वली रिस्पॉन्स करते हैं। तो इतना समझ में आया। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्रॉस दे रही हूँ। इस क्रॉस के बाद अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्रॉस दे रही हूँ। अगर मैंने बोला कि कैरियर फीमेल, अगर अब मैं बोल रही हूँ कि कैरियर फीमेल और अफेक्टेड मत लिखिए, कलर ब्लाइंड लिखिए, कलर ब्लाइंड मेल है, तब कलर ब्लाइंड मेल है तो प्रोजेनी कैसी होगी? आपको मेरे को संतति और प्रोजेनी बना के दिखाना है। आपको मेरे को संतति और प्रोजेनी होमवर्क में दे रही हूँ आपको, ये आपको होमवर्क करके दिखाना है कल। ठीक है, आपको होमवर्क करके मुझे बताएंगे आप कि संतति का नॉर्मल का क्या रेशियो है, नॉर्मल वाली फीमेल का क्या है, कैरियर फीमेल कितनी आई है, रेशियो बताना है। आप सभी को ये क्वेश्चन करना है, कैरियर फीमेल कितना आया है, और आपका कलर ब्लाइंड नॉर्मल मेल लिख लीजिए पहले, नॉर्मल मेल कितने हैं इसका प्रोपोर्शन बताना है, और कलर ब्लाइंड मेल कितने हैं, इन सभी का आपको मेरे को प्रोपोर्शन कल बताना है। और मैं चेक करूंगी कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया। इतना आप सभी के लिए होमवर्क है। अब सिकल सेल एनीमिया जो है हमारा कल के लिए रह गया। आज हमारा कलर ब्लाइंडनेस हो गया,
इसको कंप्लीट कर लीजिए और आज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, अगर आप पीडीएफ बोल रहे हैं तो मैं अभी पीडीएफ आपका जैसे ही क्लास खत्म होती है पीडीएफ को भेज दिया जाएगा। आपकी पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। इस वाली क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी पीछे वाली क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो सारा मैंने लिखवाया है, आपको ये भी लिखवाया है, लेकिन आप सभी बोल रहे हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो ये वाली पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगी। फ्री कोर्सेज में जाके एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपका जो फ्री कोर्सेज होगा उस पर क्लिक करिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जिसने अभी तक एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर लें। जिनको क्लास पसंद आई है, समझ में आया है बढ़िया तरीके से, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो इसी के साथ मैं क्लास को खत्म कर रही हूँ बेटा, इसी के साथ क्लास को खत्म किया जा रहा है। अब आपकी 3 बजे वाली क्लास है, उसमें भी जुड़ जाइएगा, जिसमें हम साइनोबैक्टीरिया कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक बच्चे के लिए जरूरी है वो टॉपिक, ठीक है। तो चलिए, राधे कृष्णा, इसी के साथ क्लास को खत्म कर रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।